लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक वसीयत ऐसी भी। सुबह मोबाइल की घंटी बजने के साथ ही सुहानी की नींद खुल गई। इतनी सुबह किसका फोन होगा? कहते हुए उसने फोन उठाया तो उसके भाई की आवाज आई। सुहानी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। कल शाम से हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, रूंधे स्वर में उसने कहा और फोन रख दिया। रमेश वर्मा जी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारते हुए बिस्तर पर पड़े थे। अंतिम समय में उनकी पूरी जिंदगी जैसे उनकी आंखों के आगे घूम रही थी। घर की गरीबी को देखते हुए कम उम्र में ही उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी और फिर अपने कमाए थोड़े से पैसे लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। माता पिता के आशीर्वाद से उसमें सफलता मिलने लगी और फिर मालती के साथ उनकी शादी हुई तो दोनों ने मिलकर माँ बाप की देखभाल के साथ बाकी की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। पहले उनका बेटा सुबोध पैदा हुआ और इसके 3 वर्षों बाद बेटी सुहानी का जन्म हुआ। लेकिन रमेश जी का लगाव हमेशा अपनी बेटी से रहा। बेटे से पहले वो हमेशा अपनी बेटी को रखते। पढ़ाई में भी सुहानी बहुत अच्छी थी, जबकि सुबोध हमेशा औसत नंबरों से ही पास होता था। उसे नालायक कहकर पुकारना पिता की आदत सी बन गई थी। बड़ी होकर सुहानी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जबकि सुबोध ने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाया। माँ बाप ने बेटी को ससुराल विदा किया और बहू लेकर आए तो ऐसा लगा मानो गंगा नहा बैठे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। करीब 3 वर्ष पहले उनकी पत्नी मालती उनका साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। सारी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूमती जा रही थीं। उनकी आंखों में नमी बरकरार थी। रमेश जी की हालत खराब जान उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी उनका हाल चाल जानने आ गए थे। सामने दीवार पर टंगी घड़ी शाम के 4 बजा रही थी। बेटा बहू और सभी रिश्तेदार उनके आसपास चिंतित हुए बैठे थे। पूरे घर में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज आती। आसपास पसरी खामोशी से रिश्तेदार ऊबने लगे थे। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और रमेश जी की बेटी सुहानी और उनका दामाद उस गाड़ी से निकलकर जल्दी से घर के अंदर पहुंचे। बेटा बहू पोता पोती और सगे संबंधी उनके बिस्तर के इर्द गिर्द ही बैठे थे। सुहानी और उसके पति के आने के साथ ही कमरे में अचानक चहल पहल शुरू हो गई। उसी का तो इंतजार था सभी लोगों को। बेटी को देखते ही रमेश जी की आंखों में एक चमक आ गई। आते ही सुहानी रोते हुए अपने पिता से लिपट गई तो दामाद ने भी पैर छूकर ससुर जी को प्रणाम किया। इस समय वकील साहब कमरे के अंदर आ गए। सभी रिश्तेदारों की नजर उन पर ही टिकी हुई थी। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं रमेश वर्मा अपना यह मकान अपने बेटे बहू के नाम पर करता हूँ और मेरी दुकान और व्यवसाय पर भी केवल मेरे बेटे का हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे बहू का होगा। उसमें से 1/4 हिस्सा मेरे पोता पोती का और 1/4 हिस्सा मैं अपनी बेटी सुहानी को देता हूँ। वसीयत का यह बंटवारा सुनते ही जैसे आसपास खड़े सभी लोगों को एक अचंभा सा लगा कि रमेश जी जैसे आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति जो अपनी बेटी से इतना अधिक प्रेम करते थे, उन्होंने आज अपनी बेटी को बिल्कुल पराया ही कर दिया। सुहानी तो अभी तक सदमे में थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए भरे गले से बोली, पापा, आपने तो मुझे बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दिया। अपने नालायक बेटे को आपने सब कुछ दे दिया और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने हमेशा इस समाज में आपका सिर ऊंचा किया है और आपने मुझे ही पराया कर दिया। आप शायद भूल रहे हैं पापा, हमारा कानून बेटा और बेटी को माँ बाप की संपत्ति में एक समान अधिकार देता है। इस हिसाब से तो आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बेटी की बात सुनते ही रमेश जी
थोड़ा सा मुस्कुराए और कपकपाती आवाज में बोले, बेटी सुहानी, तू हमेशा मेरे दिल के करीब रही है। मैंने तुझे तेरे भाई से भी ज्यादा प्यार किया है। लेकिन बिटिया, मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर ही किया है। तू इंजीनियरिंग करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, तो मैंने उसमें तेरा साथ दिया। जीवन के हर मोड़ पर एक पिता की जिम्मेदारी मैंने अच्छे से निभाई। तेरी पसंद के लड़के से तेरी शादी करवाई और उसे अपने दिल से अपनाया। अपना हर कर्तव्य हम लोगों ने बखूबी निभाने की कोशिश की है। और रही बात कानून की, तो वकालत तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि जिस अधिकार की तुम बात कर रही हो, वो अधिकार पिछली पीढ़ियों से चली आ रही पुश्तैनी संपत्ति पर होता है। और यह बात तो तुम्हें भी मालूम है कि जिस गरीबी में हमारे पुरखों ने जीवन जिया है, उनके पास कोई संपत्ति थी ही नहीं। संपत्ति तो दूर, घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता था। आज मेरी संपत्ति बांटने का हक सिर्फ मेरा है, और संपत्ति के इस बंटवारे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बेटी, जब तक तेरी माँ जिंदा थी, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों की खूब सेवा की। 3 वर्ष हो गए तुम्हारी माँ को गुजरे हुए, लेकिन तेरे भाई भाभी ने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दी। जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा। 1 वर्ष से मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। तेरी भाभी ने पौष्टिक खाना बनाकर खिलाने से लेकर मेरे गंदे कपड़े धोने तक के सारे काम दौड़ दौड़ कर किए। चाहती तो मेरी बहू आजकल की लड़कियों की तरह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती थी। मेरे संपत्ति पे तो मरने के बाद उन्हें मिल ही जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मेरा बेटा सुबोध, जिसे मैं आज तक नालायक बोलता आया था, उस बेटे ने मेरी गंदगी तक साफ की है। रात रात तक बैठकर मेरी टांगे दबाता है। भोजन का एक एक निवाला मुझे अपने हाथों से खिलाता है। और ये मेरे दोनों पोता पोती, जो दिन भर मेरे आगे पीछे मंडराते हुए मेरा दिल लगा कर रखते हैं। दादू दादू करते थकते नहीं हैं। इतना प्यार करने वाला परिवार शायद किसी को मिलता होगा। कहते रहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर बोले, बेटी, अंतिम समय में तेरी माँ तुझे याद करती रही, तुझसे मिलने के लिए तड़पती रही। अरे, अगर कुछ दिन उसके पास रहकर उसकी सेवा नहीं कर सकती थी, तो कम से कम 1-2 घंटे के लिए मिलने तो आ सकती थी ना। लेकिन तुझसे इतना तक भी न हुआ। माना कि शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां निभाना जरूरी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आए जहां हमें तेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तेरी भाभी अकेली पड़ जाती थी। कई बार तुझे बुलावे भेजे, लेकिन तू बुलाने से भी नहीं आई। अपनी मरती हुई माँ से मिलने से ज्यादा जरूरी तुझे विदेश घूमना लग रहा था। कहते कहते रमेश जी की सांस उखड़ने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही बोल पाए, मेरी केवल यही दुआ है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहें। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर उन सब की ओर देखते हुए आशीर्वाद दिया और हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। लेकिन जाते जाते दुनिया वालों के सामने एक मिसाल पेश कर गए और यह संदेश देकर गए कि अधिकार जताने से पहले फर्ज निभाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपको अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।